नमस्ते एवरीबॉडी। ये सेकंड क्लास कक्षा 10th के लिए। पिछली क्लास में हम कहाँ पहुँचे थे? पिछली क्लास में हम टेंस और टेंस के प्रकार तक पहुँच चुके थे। पिछली क्लास में मैंने टेंस की परिभाषा, ग्रामर, टेंस की परिभाषा, ग्रामर की परिभाषा, उसके प्रकार आदि का वर्णन किया था। अब इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि टेंस मूलतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन 10वें स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, कक्षा 10 की बात करें, तो उस स्तर पर हम 3 प्रकार के पढ़ सकते हैं। अब ये दो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आगे आने वाले क्लासेस में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे आपको, क्योंकि 10वीं स्टैंडर्ड पे अगर हम बात करें कि दो होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों को। देखो, मैंने बताया था प्रेजेंट और दूसरा टेंस पास्ट बतलाया था, तीसरा फ्यूचर बतलाया था। ठीक है, इसका हम आगे क्लासिफिकेशन करें तो प्रत्येक बच्चा समझता है कि इसका आगे क्या होता है। प्रत्येक टेंस के 4 हिस्से होते हैं, जिसमें नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक टेंस के 4 हिस्से हैं। जैसे ये पहला कौन सा क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, दूसरा क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम अगर पास्ट के हिस्से करें तो पास्ट के भी 3 ही हिस्से होंगे, 4 होंगे, सॉरी, पास्ट। तो पहला कौन सा बनेगा इसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक करिए, इंडेफिनेट नहीं है, दैट इज इंडेफिनिट। नंबर 2 कौन सा बनेगा इसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। 3 कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो 3rd है फ्यूचर, उसकी बात करें। 3rd जो फ्यूचर है उसकी बात करें, उसमें भी पहले नंबर पर इंडेफिनिट, दूसरे नंबर पर कंटिन्यूअस और तीसरे पर परफेक्ट और चौथे पर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक ही बार इनको याद करना है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोई व्यक्ति है टेंस नाम का, उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर उनके नाम हैं। अंग्रेजों में क्या होता है, अपने पिता का नाम लगाने की आदत होती है। तो इसका पहले बेटा हुआ जिसका नाम है इंडेफिनिट, तो इसने उससे अपने पिता का नाम आगे लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पीछे से आ गया। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
जब हम पास्ट की बात करेंगे तो ये ही नेम सेम रहेंगे, एक ही बार स्पेलिंग याद करनी है, बार बार नहीं करनी है। उससे आगे पास्ट लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगली बात करें फ्यूचर की, उसमें भी क्या करना है, फ्यूचर लगा के वही सारे फिर लिखने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये आपके टेंसेस के प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। हम सिलेबस टू सिलेबस बात कर रहे हैं। अब हम जो प्रारंभ करेंगे वो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो पहले नंबर का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि टेंस किस लिए पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेंस हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे सेंटेंसेस को करेक्ट लिख सकें। तो हमारा मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु है सेंटेंस। अब हम टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, सेंटेंस बनाना सीखने के लिए। तो टेंस शुरू करने से पहले हमें सेंटेंस को समझना होगा कि सेंटेंस क्या है। हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहां सेंटेंस का टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमें जो सेंटेंस के पढ़ने पड़ेंगे वो पढ़ने पड़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स, या मैं और अच्छा शब्द कहूं तो एलिमेंट्स ज्यादा बेहतर रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अब जब हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, टेंस प्रारंभ करने से पहले इनको जानना जरूरी है, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है टेंस से। तो जैसे ही हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स निकल कर आते हैं एक सेंटेंस में। कौन कौन से आएंगे, नंबर 1 सब्जेक्ट, ओके, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 बात करें तो एक एलिमेंट जो आज तक आप पढ़ते आए होंगे जिसको लोग ETC कहते हैं, ये एटसेट्रा होता है। इसका फुल फॉर्म ये आपको लर्न करना है। ये 4 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC। इन सभी चीजों की हमें आवश्यकता कब पड़ेगी, जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। और टेंस भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस बनाना सीखें। तो हम सबसे पहले इनकी बातें अगर हम करें तो ये किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे इन्हें हम एक सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज अभी हम जानेंगे। तो हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 कौन सा है, सब्जेक्ट। ठीक है, हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। यहां डाल देते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 कौन सा पढ़ाया था हमने, कौन सा लिखा था अभी, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है एजेंट।
सब्जेक्ट को हम एक तीसरे नाम से भी जानते हैं, डूअर। सब्जेक्ट को 3 नाम से हम जानेंगे, सब्जेक्ट, एजेंट अथवा डूअर। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है ये समझें। सब्जेक्ट क्या है, इस प्रश्न का अगर हम जवाब देने की कोशिश करें तो इसका जवाब होगा वाक्य में कार्य को करने वाला। वाक्य में कार्य को करने वाला। इंग्लिश ग्रामर के अंदर 10 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। मैंने सिर्फ अभी आपको एक ही प्रकार की बात की और हम एक ही प्रकार की करेंगे कक्षा 10 के लिए। सब्जेक्ट एजेंट कहलाता है, डूअर इसको कह सकते हैं। अब सब्जेक्ट होता क्या है, वाक्य में कार्य को करने वाला। ओके, अब हमारे आगे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगी नहीं, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि पहचान। पहचान का मतलब क्या है, पहचान से मेरा तात्पर्य है वाक्य में एक बहुत बड़ा वाक्य है, उसमें से हमें केवल और केवल सब्जेक्ट को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूं। पहचान की जब हम बात करते हैं तो हमें पहचान के लिए क्या करना होगा, हमें कौन, हु, किसने, मतलब हु, और क्या, मतलब व्हाट। इन WH वर्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा। वाक्य में से एक सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें कौन, किसने, ये कौन और किसने दोनों एक ही हैं, ये प्रेजेंट का रूप है, ये पास्ट का रूप है, और एक क्या, हमें इनका सहारा लेना पड़ेगा। कैसे सहारा लें, कैसे सहारा लें, एग्जाम्पल से समझिए। नदी में मछली तैरती है, ये एक हमारा सेंटेंस है। प्रत्येक शब्द को ध्यान से समझें और हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। नदी में मछली तैरती है, हमारे पास एक वाक्य है, हमें नहीं पता इसमें कर्ता कौन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। वर्ब मतलब क्रिया, किसको ढूंढना, सबसे पहले वर्ब को ढूंढना। अब फिर एक प्रश्न उत्पन्न हो गया, वर्ब कहां मिलेगी। देखो, वर्ब जो होती है, वर्ब को वाक्य की आत्मा कहा जाता है। वर्ब इज नोन एज द सोल ऑफ सेंटेंस। अब ये मिलेगी कहां, ये मिलेगी वाक्य के अंत में, सबसे पीछे वर्ब होती है। और दूसरी इसकी पहचान है, जब मैं वर्ब सेकंड एलिमेंट इसका वर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको इसको और डिटेल से बताऊंगा। दूसरी इसकी पहचान है कि इसमें टेंस सूचक शब्द लगा होगा, जैसे इसमें तैरती है लग रहा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ताती ते आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अभी वहां पहुंचेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, पहचान सूचक शब्द लगा होगा।
हमको क्या करना है, हमें तो सब्जेक्ट ढूंढना है, हमें वर्ब को अलग लिख लेना है, तैरती है। अब हमें वर्ब से आप वाक्य में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की मां समझ सकते हो वर्ब को, और बच्चे कहां हैं ये मां से बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपको मां से आगे, मां मीन आई मीन टू से, आपको वर्ब से आगे पूछना है कि सब्जेक्ट कहां है। अब पूछने के लिए हमारे पास कितने शब्द हैं, कौन, किसने, क्या। आप पहला शब्द भेजिए, पहला शब्द था है कौन, तो कौन भेज दिया, इसके आगे आ गया कौन। कौन तैरती है, इसमें से आंसर ढूंढिए, क्या उत्तर आया, अरे उत्तर क्या आया, मछली। आंसर क्या आया, मछली। मछली वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट। वाक्य में से सब्जेक्ट इस तरह ढूंढते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2। मैदान में उसने 100 रन बनाए। मैदान में उसने 100 रन बनाए। हमें सेम प्रक्रिया फिर दोहरानी है। शुरुआत में हम ऐसे ढूंढेंगे, बाद में ऑटोमेटिकली मिल जाए। अच्छा, ये सेंटेंस थोड़े सरल लग रहे हैं क्योंकि हम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। कुछ जब कठिन सेंटेंस होंगे तो सब्जेक्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है छात्र के लिए। हमें क्या करना है, पहला स्टेप, कहां जाना है, वर्ब के पास। वर्ब कहां है, वाक्य के अंत में, अलग लिख लो, बनाए। अब देखिए आप, पहला शब्द तो हम प्रेजेंट में काम लेते हैं। अब चाहो तो प्रयोग करके यहां भी देख लो, हमने लगाया कौन बनाए, उत्तर नहीं आएगा। दूसरा शब्द देखें, पहले से उत्तर नहीं आया तो दूसरे से देखो, किसने बनाए। जैसे ही हमने किसने को भेजा, ये कौन और किसने दोनों एक ही हैं। कौन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और किसने का पास्ट में करते हैं और परफेक्ट में करते हैं। अब देखो, किसने बनाए, उत्तर क्या आया, जल्दी से बताओ, उत्तर क्या आया, मैदान ने बनाए, नहीं बनाए। उसने बनाए, उत्तर क्या आया, उसने। वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आया समझ में। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ हम चलें। एग्जाम्पल 3। कमरे में मेज पर गिलास रखा है। ये एक सेंटेंस है, कमरे में मेज पर गिलास रखा है। हमें सब्जेक्ट ढूंढना है कि सब्जेक्ट, दीज सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड अफेक्टेड सब्जेक्ट। अब ये हमारा मैटर नहीं है, हमें सिर्फ उसमें से सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब के पास जाएंगे, रखा है। अब हमें देखिए कौन भेजो, कौन रखा है, उत्तर नहीं आएगा क्योंकि कौन सजीवों को ढूंढता है। दूसरा शब्द देखें, किसने रखा है, उत्तर नहीं आएगा। थर्ड, क्या रखा है, क्वेश्चन क्या बन गया, क्या रखा है, उत्तर क्या आया, गिलास। गिलास वाक्य का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार से हम एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। ये बात सिर्फ किसकी हुई, सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन सा कहलाता है,
ये हमारा अभी विषय नहीं है। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट। इसके बाद हम दूसरे एलिमेंट की बात करें। दूसरा एलिमेंट हमारा है वर्ब। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो सेकंड एलिमेंट है वर्ब। वर्ब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वर्ब। चलो वर्ब को देखें। सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड एलिमेंट जो है वर्ब, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वर्ब। वो बात मैंने आपको अभी बताई थी, और वर्ब को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये आने वाली कक्षाओं में सभी में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। तो वर्ब है क्या? देखें, वर्ब के विषय में कुछ जानकारी हम लेते हैं। पहले तो वर्ब आया कहां से? मैंने आपको टेंस की ओरिजिन बताई थी। तो वर्ब जो है लैटिन लैंग्वेज के वर्बम शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन लैंग्वेज के वर्बम शब्द से बना है। दूसरी बात, वर्ब है क्या भाई? ये तो हमें पता लग गया कि वर्ब आया कहां से? कहां से आया? लैटिन लैंग्वेज के वर्बम शब्द से आया। दूसरी बात करें, वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपको लर्न करनी है सभी छात्रों को। वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया एक शब्द है, दैट जो डिनोट्स वर्णन करती है एन एक्शन कार्य का। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो हिंदी में क्या होगा? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। ये हिंदी की डेफिनेशन। हिंदी की आपको लर्न नहीं करनी है। लर्न किसकी करनी है? लर्न मतलब याद किसकी करनी है? अंग्रेजी वाली करनी है। वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब एक शब्द है जो एक्शन को, कार्य को दर्शाता है। ओके, अब हम वर्ब के बारे में और कुछ भी जानने की कोशिश करेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब ये हमारा बिंदु नहीं है, लेकिन जब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो वर्ब के बारे में विशद जानना बहुत जरूरी है। वर्ब की बात करें, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी, जो अभी हम तैयार कर लेते हैं। वर्ब 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर 3 लिंकिंग वर्ब। ये 3 प्रकार की वर्ब होती हैं। और भी प्रकार होते हैं, लेकिन यहां पर आपके लिए 3 ही काफी हैं। अच्छा, हम एक एक को समझने की कोशिश करें। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? विद ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस विद ऑब्जेक्ट से हम क्या समझे? कुछ नहीं समझे। जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है।
जिस क्रिया के पीछे ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है वो कैसी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। दूसरी कैसी होगी? विदाउट ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा होता है। अब तीसरी कौन सी है? ये वो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। अब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, इस शब्द को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं छोटी सी आपको पहचान बता देता हूं कि जब एमबी, एमबी से मतलब मेन वर्ब प्लस एचबी, ये सारे शब्द आएंगे अभी। एचबी से मतलब हेल्पिंग वर्ब, दोनों मिलकर एक हो जाए, ये 100% सही नहीं है, लेकिन एक 10वीं क्लास के बच्चे को समझने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। अच्छा, हम तीनों के एग्जाम्पल देखें। पहला जो हमारी वर्ब है कौन सी है? ट्रांजिटिव। जैसे मैं बैक वह पत्र लिखती है, बैक में सब्जेक्ट कौन है? वह, वर्ब क्या है? लिखती है, और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो ये लिखती वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अगर मैं वह रोज वहां जाती है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं, कैसी हो गई? इनट्रांजिटिव हो गई। तीसरी बात करें हम, वह अध्यापक है। अच्छा, हम इनकी अंग्रेजी लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बनेंगी। वह पत्र लिखती है, सी राइट्स ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। दूसरे वाक्य में वह रोज वहां जाती है, सी गोज देयर डेली, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनट्रांजिटिव हो गई वर्ब। इस वाक्य की अंग्रेजी बनाए, ही इज ए टीचर। मैंने कहा था कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, ये सब्जेक्ट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ये समझो मैंने दूसरा एक छोटी प्रक्रिया बताई थी जो सामान्यतः 100% तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः सही है। जब एमबी और एचबी दोनों मिलकर एक हो जाए, इस, तो यही तो इसमें मेन वर्ब है और यही इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये फॉर्मूला 100% नहीं है, लेकिन ये 95% फिट बैठता है। ये कैसी है? लिंकिंग वर्ब है। ये थे आपके काइंड्स ऑफ वर्ब। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये थोड़ा लिख लो, उसके बाद बात करते हैं।
देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम फॉर्म ऑफ वर्ब की। ये सेकंड एलिमेंट पढ़ रहे हैं हम। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखो, इस शब्द के बारे में मैं थोड़ा आपको रोचक तथ्य बताता हूं कि ये ऑफ नहीं है, ये ऑफ नहीं है, ये आदत से हमारे अध्यापकों ने जो हमें पढ़ाया उसकी वजह से हमें ये ऑफ हो गया है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ है। वस्तुतः जो ये ऑफ हम पढ़ते हैं ये ओ डबल है, तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ऑफ है, ना कि ऑफ है, लेकिन वो आदत से ऑफ हो गया है। अब देखिए, हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करें। मैंने अभी आपको बताया था काइंड्स ऑफ वर्ब, दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है, किसी भी तरह से मिक्स नहीं करना है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की, क्रिया के प्रकार और क्रिया के रूप। अब हम रूप की बात करें तो थोड़ा समझना होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं वो 5 होते हैं। देखो, पहली जो वर्ब है जिसको आप इस तरह से लिखते हो, पहले तो इसे B1 कहना गुनाह है। समझो, चीजों को शुद्ध करिए जो अब तक की कमियां हैं। इसको हम B1 नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी में चूंकि हम कह देते हैं, इसको कहना चाहिए हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो हम इसका एक नाम क्या दे दें, ध्यान से समझिएगा सभी छात्र। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अगर हम ग्रामर की दृष्टि से इसका नाम जानने की कोशिश करें, जो टंग नेम है इसका, वो इसको कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसका दूसरा नाम हो गया। अब इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है इसका ओरिजिनल नेम प्रेजेंट। यहां से चीजें आपको कक्षा 10वीं के बच्चे को ये चीजें क्रैम करनी है, याद करनी है, लर्न करनी है। B1 जो है वो प्रेजेंट है। जैसे मैं उदाहरण दूं, गो। इस गो के 3 नाम है। आप इसे प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हो, इसका जो असली नाम है वो प्रेजेंट है। इसको हम भाषा में जब ग्रामर पढ़ते हैं तो हम इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इसी का नाम जैसे है गो, जैसे कि है टेक। ये टेक क्या है, ये भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी को हम प्रेजेंट कह सकते हैं, गो को प्रेजेंट कह सकते हैं, गो को बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं, इन सबको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं। दूसरी बात करें, ये इसको हमें कहना चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इसका ओरिजिनल जो नेम है वो पास्ट है। जैसे मैं गो को कह दूं वेंट, और टेक का कह दिया मैंने टुक। जैसे गो का कह दिया वेंट और टेक का कह दिया टुक। इनका असली नाम क्या है, पास्ट। ये कोई V2 नहीं है, ना ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका कोई नाम है, नाम नहीं है। वो हमने बस अपनी सहूलियत के लिए इसका नाम इस तरह से गढ़ लिया है। असली नाम क्या है, पास्ट। तीसरी बात करें, जिसको आप B3 कहते हो, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। ये क्या है, ये वस्तुतः
इसका जो असली नाम है वो है पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान से समझ लो चीजों को। जैसे इसका बना गॉन और इसका बना टेकन, टेक टुक टेकन। गो क्या है? प्रेजेंट है। वेंट क्या है? पास्ट है। गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ कहने को है, असली नाम नहीं है। असली नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अब चौथी कौन सी है? हमने तो 5 का वर्णन कर दिया है। फोर्थ फॉर्म आप इसे लिख सकते हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, ये देखने में कैसी होती है? ये देखने में प्लस आईएनजी होती है, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्या होगा? गो का क्या बन जाएगा? गोइंग। टेक का क्या बनेगा? टेकिंग। गोइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका असली नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेकिंग इसका असली नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चलते हैं हम फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका असली नाम है इन्फिनेटिव। इसका असली नाम क्या है? इन्फिनेटिव। ये देखने में कैसी होती है? ये देखने में 2+B1 होती है, यानी जो गो है आपकी, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें अगर 2 लगा दें, टू गो, तो ये दोनों मिलकर क्या बने? इन्फिनेटिव बने। इसी प्रकार से इसमें क्या बनेगा? टू टेक। ये है आपका फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कितने हैं? 5 है। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ये नेम जो हैं सब के सब आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। अभी हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स की बात की है। इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है, आप इसे उतारिए, तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं। मैं समझता हूं उतार लिया होगा, या वीडियो पॉज, वहां पर आपके पास पॉज का सुविधा है, वहां रोक कर वीडियो आप इसे उतारें। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, कॉपी पेन रजिस्टर लेकर आप बैठें और अपने यथावत नोट्स में बिल्कुल सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ाऊंगा जो सिस्टम में है, उसी क्रम में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। और आप यकीन करिए कि 1 या 2 टॉपिक होने के बाद आप अपने आप को बहुत कुछ समझने लगोगे, बहुत कुछ आपको अंदर फील होगा कि हम बहुत कुछ सीखे। देखिए थर्ड देखें, ये था हमारा सेकंड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट कौन सा था? ऑब्जेक्ट। चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, थर्ड एलिमेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, हम इसको एक ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता। हमें डेफिनेशन पर नहीं जाना। डेफिनेशन
इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड आउट। यानी हम ऑब्जेक्ट को ढूंढे कैसे। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो है whom और दूसरा है what। whom से मतलब है किसको और what का मतलब है क्या। ये दो शब्द हमारे ऑब्जेक्ट ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। अब देखिए, हम ऑब्जेक्ट ढूंढने से पहले एक पल के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट ढूंढने से पहले हम ऑब्जेक्ट के प्रकार को देख लेते हैं। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर वन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नंबर सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के विषय में। देखो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं और छोटी कक्षाओं में बच्चों को समझाने के लिए इसे कहा जा सकता है कि जो निर्जीव हो वह तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो सजीव हो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये एक सूक्ष्म तरीका है ढूंढने का। मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं कि बैक में एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। बैक में जो whom का, मेरी बात को ध्यान से सुने, सेंटेंस के अंतर्गत जो whom का जवाब होता है, whom का जवाब होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। whom का जवाब होता है। ध्यान से समझें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो whom का जवाब होगा। अब बचा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो what का जवाब होगा। समझ में नहीं आया सर? दोबारा समझाते हैं, उदाहरण से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लूं, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। अब देखो, मिक्स करते हैं फाइंड आउट को और इसके प्रकारों को। सबसे पहले पहला पुराना काम कौन सा वाला? वर्ब के पास जाना है, पढ़ाता है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करने के कितने शब्द बताएं? फाइंड आउट करने के दो वर्ड, कौन कौन से? किसको और क्या। तो हम पहले इनमें से किसी को भी भेज लो। पहले क्या को भेजते हैं, चलो। क्या क्या पढ़ाता है? उत्तर क्या होगा? बैक में से देखो, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। बैक का आंसर क्या होगा? इंग्लिश। अब हमने किस से ढूंढा? ध्यान से समझे। ये जो इंग्लिश आया किस शब्द से आया? क्या से। वापस चलो, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या? व्हाट का जो आंसर आता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आया समझ में? दूसरा, फिर से वर्ब के पास चलो, पढ़ाता है, पढ़ाता है। अब हमने क्या को भेज लिया, अब इसको बोलो किसको पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है। आंसर ढूंढिए जल्दी से, 5 सेकंड में आंसर ढूंढिए सब लोग, 5 सेकंड में। उत्तर आया? क्या आया? मुझे आया। अब मुझे ये बताओ, ये मुझे किससे आया उत्तर? किसको से? किसको मतलब whom, किसको मतलब whom। whom का जवाब जो होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मुझे क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ये आपकी समझ में आया? बड़ा आसान है। मैं फिर से एक बार इसको दोहराता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको ढूंढने के दो तरीके हैं। एक तो है व्हाट यानी क्या, और दूसरा है whom यानी किसको। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट का आंसर होता है। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो whom, किसको का आंसर होता है। आपकी समझ में आया? इस प्रकार से आप एक सेंटेंस में से किसको ढूंढ सकते हो? ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हो। आप इसे एक बार लिख लो। लिखा? अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एलिमेंट्स की तरफ। चलिए, थर्ड तो हो गया, सॉरी, फोर्थ एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसे लोग ईटीसी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। आप इसे ध्यान से समझिएगा। फोर्थ एलिमेंट ईटीसी, इसका फुल फॉर्म है एटसेट्रा। शाब्दिक अगर हिंदी आप सर्च करना चाहोगे इत्यादि आदि, इसका डिक्शनरी में आपको हिंदी अर्थ मिलेगा। देखो, ये कहने को ही ईटीसी है, वास्तविकता में एडवर्ब्स होते हैं। अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़े हैं तो 8वीं 7वीं 6वीं क्लासेस में आपको एडवर्ब्स पढ़ाए होंगे। तो एडवर्ब्स जब पढ़ाए होंगे तो उसमें इस प्रकार के आपको बताए होंगे। अब ईटीसी के अंदर क्या क्या सम्मिलित है आप ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो ईटीसी है उसके अंदर एम होता है, उसके अंदर पी होता है और उसके अंदर टी होता है। ये क्या होते हैं सर? एक ईटीसी के अंदर एम होता है, पी होता है और टी भी होता है। चलो इनको थोड़ा मैं विस्तृत कर दूं। एम जो है उसका मतलब मैनर है, और पी का मतलब है प्लेस, और टी का मतलब है टाइम। समझ में नहीं आया अब भी सब? चलो हिंदी करें। तरीका, स्थान और समय। अब ये क्या है सब? स्थान, तरीका, समय, ये हमारी कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर। ये समझ में कैसे आएगा? एक उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, वह धीरे धीरे लिखता है।
ओके, अब तक हम आ चुके हैं वर्ब क्या है, ये क्या है सब्जेक्ट, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो नहीं है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के हमें क्या है, क्या लिखता है पता नहीं, किसको लिखता है पता नहीं, तो भैया ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये क्या है। मैनर तरीका, ये हाउ का आंसर होता है, ये वेयर का आंसर होता है, और ये व्हेन का आंसर होता है। ये क्या है साहब, ये क्या है, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहां, और व्हेन मीन्स कब। ये है जो इसमें है। अब हम पहली बात करें हाउ, कैसे। वर्ब हमारे पास क्या है, लिखता है, लिखता है। पहला शब्द भेजो, कैसे लिखता है, उत्तर ढूंढिए जल्दी से, धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो ये क्या हुआ, ये कार्य करने का तरीका, मैनर। अगर इसे ग्रामर की भाषा में लिखें तो दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। नहीं हो सकती हैं चीजें, लेकिन कोशिश करोगे तो समझ में आएंगी। ये ईटीसी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर हम पहला बिंदु इस तरह से डाल दें यहां पर ए नंबर पर मैनर, तो हम कितनी चीजें आई मैनर में, मैनर का मतलब तरीका। मैनर ढूंढने के लिए हमें किस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, हाउ का, मतलब कैसे का। आया समझ में, एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जैसे मैंने कहा प्लेस, तो मैं यहां बी नंबर डाल देता हूं, प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान, स्थान का मतलब क्या है, इसको किससे हम ढूंढेंगे, तो इसको ढूंढने के लिए शब्द है वेयर। मेरा कहने का मतलब है कहां। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खेरली में रहता हूं, तो वर्ब क्या है इसमें, रहता हूं, अलग कर लो, रहता हूं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या रहता है पता नहीं, किसको रहता है पता नहीं, हमें क्या भेजना पड़ेगा, कहां रहता है, कहां रहता है, कहां रहता है, खेरली, खेरली में। किसका उत्तर हुआ ये, कहां का, तो क्या हुआ, प्लेस। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आया समझ में। तीसरी बात करें, सी नंबर, टाइम। टाइम मतलब समय। किससे ढूंढेंगे इसको हम, व्हेन से। एग्जाम्पल देखें, वह 7 बजे जगता है, कब जगता है, 7 बजे। ये 7 बजे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस प्रकार से एक ईटीसी के अंदर, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एटसेट्रा, एक ईटीसी के अंदर ये 3 चीज होती हैं, एम, पी और टी, यानी मैनर, जिसको हम हाउ से ढूंढेंगे। एग्जाम्पल नंबर इसमें देखो कैसे चलता है, धीरे धीरे लिखता है, सॉरी धीरे धीरे, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। दूसरा है पी मतलब प्लेस, स्थान, इसको वेयर यानी कहां से ढूंढेंगे। तीसरा है टी यानी टाइम, समय, व्हेन, इसे कब से ढूंढेंगे। इस प्रकार तीनों को ढूंढेंगे। अब ये सर ये ईटीसी में एटसेट्रा में इतनी चीजें होती हैं, तो इनको लिखते कैसे हैं। एक ही वाक्य में अगर ये तीनों आ जाएं,
यदि एक ही वाक्य में ये तीनों आ जाए तो अंग्रेजी बनाते समय इनका क्रम भी एमपीटी ही होगा। इनका जो क्रम होगा सेंटेंस में एमपीटी ही होगा। कैसे होगा? जब हम सेंटेंस लिखेंगे, ये एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस यहां खत्म होते हैं। अगला जो हमारी क्लास होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। उसमें जब हम जैसे ही सेंटेंस बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट, कर्ता और फिर ईटीसी, जिसमें कि मैनर होगा, प्लेस भी होगा, टाइम को भी होगा, तो उनको कैसे वाक्य में हम लिखेंगे। ओके, इसके आगे की क्लास जो है उसमें हम क्या टॉपिक करेंगे शुरू। अब आपके टेंसेज स्टार्ट हो जाएंगे। एलिमेंट्स के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एक से ज्यादा बार देखें, समझ में चीजें आएंगी। अगर समझ में नहीं आए तो हम छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे, उसमें आप लिखें और मैं चीज़ों को अगली जो क्लास होगी उसमें दोहराने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।